हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन टोटल बिहार के किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और ये एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जो होगा, इसमें जो है जैसे पहले जो है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ था, उसमें जो है अधिकांश क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के भी पूछे गए हैं। तो आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को इसमें हम शामिल कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को सांस लेने में कठिनाई होती है, बताइए इसका रीजन क्या है। बताइए, ज्यादा भोजन करने के पश्चात जो है किसी को सांस लेने में कठिनाई होती है, इसका रीजन बताइए क्या है। तो देखिए, मांसपेशियों का जो चलन होता है ये धीमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा भोजन करने के पश्चात जो है किसी को सांस लेने में कठिनाई होने का मेन रीजन है कि मांसपेशियों का जो चालन होता है ये धीमा पड़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एजेंट ऑरेंज क्या है। बताइए, एजेंट ऑरेंज जो है ये क्या होता है। बताइए, उर्वरक होता है, शाकनाशी होता है, कीटनाशी होता है या फिर पीड़क जीवनाशी होता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, एजेंट ऑरेंज जो है ये क्या है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह शाकनाशी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एंथ्रोफोबिया डर है। बताइए, एंथ्रोफोबिया डर जो है ये किस चीज का है। बताइए, अधिकारियों का डर है, अग्नि का डर है, पुष्पों का डर है या फिर कुत्तों का डर है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एंथ्रोफोबिया जो होता है यह पुष्प का डर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो सभी फूलों से डरते हैं, जिसे एंथ्रोफोबिया कहा जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। जिसे एंथ्रोफोबिया जो होता है ये सभी फूलों से वो लोग डरते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन है जो एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। बताइए, एसिटिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, जल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल जो है ये कौन है। तो देखिए, जल जो होता है एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एम्फोटेरिक अणु का उदाहरण जो होता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है और जिंक ऑक्साइड भी होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है। बताइए, लुईस की अभिधारणा जो है निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है। बताइए, क्षार, लवण, प्रोटोनिक एसिड, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, क्षार ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुईस की अभिधारणा जो है निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है। तो क्षार ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। बताइए, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। बताइए, फॉर्मेशन है, स्प्लिटिंग है, हाइड्रोलिसिस है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या होता है। तो देखिए, हाइड्रोलिसिस जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम जो होता है ये हाइड्रोलिसिस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। बताइए, खगोलीय दूरी मापने की इकाई जो है ये क्या होता है। बताइए, प्रकाश वर्ष है, एंगस्ट्रॉन है, वेबर है, लक्स है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, खगोलीय दूरी जो है मापने की इकाई क्या होती है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरी मापने की इकाई जो है क्या होता है, ये प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो होता है ये एंगस्ट्रॉन होता है। और चुंबकीय प्रवाह का मात्रक आप लोग याद रखिएगा कि वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है गास होता है। और ज्योतिर्फ्लक्स का मात्रक पूछेगा तो ल्यूमेन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ओम जो है किसका मात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का होता है। इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन बढ़ जाएगा, घट जाएगा
कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 गुना हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए यदि धरती की घूमने की गति जो है घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है बताइए बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, बताइए इसका रीजन क्या है। बताइए तारे जो होते हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, बताइए इसका रीजन जो है क्या है। बताइए पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तारों की पृष्ठभूमि पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, पश्चिम पूर्व पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो तारे होते हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, इसका मेन रीजन है कि पृथ्वी जो होती है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताइए मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन है जो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों से अगर पूछेगा ग्रीन हाउस गैस जो है कौन कौन सा है तो आप लोग मीथेन को आपको पता है, ओजोन पता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी पता है, लेकिन आप लोग इसमें जलवाष्प शामिल कर लीजिएगा और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल कर लीजिएगा, उसके बाद मीथेन आप लोग शामिल कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस है कौन सा नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बताइए गिर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। बताइए महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित है या फिर तमिलनाडु में स्थित है। तो देखिए गिर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों का एक प्राकृतिक आवास है, इसे भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य जो है ये नहीं है। बताइए बरेला है, कन्वर है, कुशेश्वरी है या फिर नकदी है। तो देखिए इसमें से पूछेगा कौन सा आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, तो प्राकृतिक पूछा कि प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है तो नकदी जो होता है ये प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, जबकि बाकी सब जो है ये प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नकदी जो है एक कृत्रिम पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है अधिश्वेत अरक्तता जिसे ल्यूकीमिया कहा जाता है, ल्यूकीमिया कहा जाता है और को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो बताइए ल्यूकीमिया जो होता है इसे नियंत्रित करने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है। बताइए फास्फोरस 32 है, कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है या फिर सोडियम 24 है। तो देखिए ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने वाला जो रेडियोधर्मी समस्थानिक है ये फास्फोरस 32 भी है और कोबाल्ट 60 भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है फास्फोरस और कोबाल्ट दोनों हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो बताइएगा है आप लोगों को इसमें से कौन है जो एंटीबायोटिक नहीं है। बताइए एरिथ्रोमाइसिन है, ऑक्सीटोक्सिन है, पेनिसिलिन है या फिर टेट्रासाइक्लिन है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो देखिए एंटीबायोटिक की बात करेगा तो ऑक्सीटोक्सिन जो होता है यह एक एंटीबायोटिक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि एरिथ्रोमाइसिन जो है और पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये सब जो होते हैं ये सभी जो हैं ये क्या हैं, ये सभी एंटीबायोटिक हैं, जबकि ऑक्सीटोक्सिन जो होता है यह एंटीबायोटिक नहीं होता है। देखिए ऑक्सीटोक्सिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ओंकोजीन संबंधित है। बताइए ओंकोजीन जो है यह किससे संबंधित है। बताइए तपेदिक से संबंधित है, पीलिया से संबंधित है, कर्क रोग से संबंधित है, आर्द्रज्वर से संबंधित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ओंकोजीन जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए ओंकोजीन जो है कर्क रोग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओंकोजिन जो है एक कर्क रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओंकोजिन कर्क रोग जो है इसी को कैंसर भी कहते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? बताइए, रासायनिक भाषा में जो जंग लगता है या फिर मोर्चा जो है इसे क्या कहा जाता है? बताइए, हाइड्रोटेक फेरिक ऑक्साइड कहते हैं या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं या फिर केवल फेरिक ऑक्साइड कहते हैं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, रासायनिक भाषा में जंग जो होता है इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक भाषा में इसे फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देता है? बताइए, वॉशिंग सोडा का घोल है, सिरका है, बेकिंग सोडा का घोल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? तो देखिए, नीले लिटमस को लाल में कौन बदलता है? तो ये सिरका बदलता है, क्योंकि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? बताइए, उत्प्रेरक वर्धक है, समांगी उत्प्रेरक है, विसमांगी उत्प्रेरक है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो देखिए, इसमें जितने भी दिए गए हैं इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। तो अब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्प्रेरक वर्धक जो होते हैं यह एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग जो है इसमें अधिक हो जाता है। और समांगी उत्प्रेरक जो होते हैं वैसे प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक एक ही प्रवस्था में रहते हैं समांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और विसमांगी उत्प्रेरक जो होता है वैसे प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसमें प्रतिकारक एक से अधिक प्रवस्था में रहती हैं, जिसे विसमांगी प्रतिक्रिया कहलाता है। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो बताइए, किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? बताइए, ग्रह का घनत्व से, वस्तु का द्रव्यमान से, ग्रह की त्रिज्या से, ग्रह का द्रव्यमान से। तो देखिए, वस्तु का द्रव्यमान ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान जो होता है या किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो वस्तु का द्रव्यमान से जो है प्रभावित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की ऊर्जा जो बताइए घटती है या फिर बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है? बताइए, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा जो है घटती है या फिर बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है? तो देखिए, स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। बताइए, भू स्थिर उपग्रह जो है ये घूमता है, ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर घूमता है, स्थिर ऊंचाई पर घूमता है या फिर उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भू स्थिर उपग्रह जो होता है ये ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर घूमता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उपग्रह को पृथ्वी से कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थिर किए जाते हैं? बताइए, उपग्रह को पृथ्वी से कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थिर किए जाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है इसे स्थापित किए जाते हैं। तो इसका आप लोग का जवाब पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताइए, रामसर स्थल का नाम दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, तो बताना है इसमें से कौन सा रामसर स्थल किस राज्य से संबंधित नहीं है? बताइए, सूर्य सरोवर उत्तर प्रदेश से संबंधित है या नहीं है, ठोल गुजरात से है या नहीं है, अष्टमुड़ी केरल से है या नहीं है, लोनार राजस्थान से है या नहीं है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोनार जो है ये कहाँ से है? राजस्थान से नहीं है बल्कि महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोनार जो है ये राजस्थान से नहीं संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सूर्य सरोवर जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, थोल जो है गुजरात से संबंधित है और अष्टमुड़ी जो है केरल से संबंधित है। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, वायु प्रदूषण का प्रभाव
प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? बताइए वायु प्रदूषण का प्रभाव जो है प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? बताइए फूलों पर पाया जाता है, पत्तियों पर पाया जाता है, तनों पर पाया जाता है या फिर जड़ों पर पाया जाता है? तो बताइए वायु प्रदूषण का प्रभाव जो है प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो देखिए पत्तियों पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण का प्रभाव जो है प्रायः किस पर पाया जाता है? तो ये पत्तियों पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? बताइए भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? बताइए 27 हैं, 39 है, 41 है या फिर 45 है? तो बताइए भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में जो है वर्तमान में 91 रामसर स्थल हैं और तमिलनाडु में जो है सर्वाधिक हैं 20 रामसर स्थल। इसके बाद जो है यूपी में 10 रामसर स्थल हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक है। बताइए संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक क्या है? बताइए चींटी है, मक्खी है, ड्रैगन फ्लाई है या फिर मकड़ी है? तो देखिए संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक जो होता है ये मक्खियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्रमण रोग का सबसे आम वाहक जो है ये घरेलू मक्खी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? बताइए कोकेन, मॉर्फिन, हेरोइन, पेनिसिलिन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। तो देखिए पेनिसिलिन जो होता है यह एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि कोकेन, मॉर्फिन और हेरोइन ये सभी जो है मनोवैज्ञानिक दवाएं हैं, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, टीकाकरण की कल्पना ने की थी? बताइए टीकाकरण की खोज जो है यह किसने की थी? बताइए एडवर्ड जेनर ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, इसाक न्यूटन ने की थी या फिर चार्ल्स डार्विन ने की थी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए टीकाकरण की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज 1796 ईस्वी में की थी। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, घड़ी में क्वार्टजाइट क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? बताइए घड़ी में क्वार्टजाइट क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? बताइए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है, एडिसन प्रभाव पर आधारित है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है या फिर जॉनसन प्रभाव पर आधारित है? तो बताइए घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वाटर गैस का मिश्रण होता है। बताइए वाटर गैस का मिश्रण जो है निम्नलिखित में से कौन होता है? बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड और हीलियम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है? तो देखिए वाटर गैस का मिश्रण जो होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? बताइए पक्षी जो होते हैं ये अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? बताइए यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, वसी अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं या फिर यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं? बताइए पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो देखिए यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, गामा किरणें हैं। बताइए गामा किरणें जो है निम्नलिखित में से कौन है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं या फिर उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए गामा किरणें जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरणें जो है इसमें से कौन है? तो देखिए उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय की तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं ये जो है गामा किरणें होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गामा किरण की खोज किसने किया था? तो ये किए थे 1896 में हेनरी बेकूलर ने किया था। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है।
बताइए नाभिकीय ऊर्जा जो है ये परिवर्तन है। बताइए यूरेनियम का कणों में परिवर्तन है, पिंड का ऊर्जा में परिवर्तन है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में परिवर्तन है, या फिर प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा जो है परिवर्तन है किसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंड का ऊर्जा में परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। बताइए हाइड्रोजन बम जो है ये किसके सिद्धांत पर आधारित है। बताइए नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया पर आधारित है, या फिर अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया पर आधारित है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए हाइड्रोजन बम जो होता है यह किसके सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताइए मूकांबिका कर्नाटक में है, बताइए मूकांबिका वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झारखंड में है, या फिर नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है, या फिर कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है। तो देखिए मूकांबिका वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में है, ये बात बिल्कुल सही है, और डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये झारखंड में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन नैयर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, जबकि ये केरल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि कोटीगांव जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है, ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बताइए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है। बताइए गोवा में स्थित है, श्रीनगर में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, या फिर महाराष्ट्र में स्थित है। तो देखिए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात किया जाए तो ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है मांडवी नदी के किनारे चोरा द्वीप पर स्थित है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है एक कोयल स्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगर पूछेगा कि कोयल स्वर के नाम से जो है कौन सा पक्षी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है कोयल स्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 36 नंबर है, अम्ल वर्षा के घटक हैं। बताइए अम्ल वर्षा के घटक जो है निम्नलिखित में से कौन है। बताइए HNO3 है, H2SO4 है, CO2 है, या फिर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों है। तो बताइए अम्ल वर्षा के घटक जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी HNO3 और H2SO4 नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों जो होते हैं अम्ल वर्षा के प्रमुख घटक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पूछेगा अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 4.2 से 4.4 होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा का pH मान जो है कितना होता है, तो 4.2 से 4.4 होता है। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। बताइए वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त जो है प्रवाह होता है। बताइए 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, या फिर 500 सीसी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1200 सीसी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त जो है कितना प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी प्रवाह होता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। बताइए RNA है, इन्वर्टेज है, इंसुलिन है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो देखिए इंसुलिन जो होता है यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन जो होता है यह एक प्रकार का हार्मोन होता है, और इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा मधुमेह रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। इसे भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा भी है। तो बताइए ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, या फिर इंसुलिन। तो आपको बताए हैं कि इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। बताइए निम्नलिखित में से किसमें जो है
ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? बताइए, कांच में अनुपस्थित होती है, मिट्टी में अनुपस्थित होती है, सीमेंट में अनुपस्थित होती है या फिर केरोसिन में अनुपस्थित होती है? तो बताइए ऑक्सीजन जो है निम्नलिखित में से किसमें जो है अनुपस्थित होता है? तो देखिए केरोसिन में जो है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए केरोसिन को जो है मिट्टी का तेल भी कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्या पता आप लोगों से केरोसिन की जगह मिट्टी का तेल दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था? बताइए पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए रेयान है, नायलॉन है, टेरिकॉल्ट है या फिर पॉलिस्टर है? तो बताइए पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो नायलॉन था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका नायलॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से होता है? बताइए ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से होता है? बताइए जल होता है, एसीटोन होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, एथिल एल्कोहल होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से होता है तो क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? बताइए अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार का स्ट्रिंग की आवृत्ति को जो है ठीक करने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा केवल समान होते हैं, हमेशा केवल विपरीत दिशा में होते हैं, हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं, हमेशा समान और एक ही दिशा में होते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए आघात और प्रत्याघात के बल जो होते हैं यह बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आघात और प्रत्याघात के बल जो होते हैं हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सैंप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है? बताइए सैंप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है? बताइए केशिका बल है, जड़ दबाव है, पार्श्वोत्सर्जन खिंचाव है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए सैंप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशिका बल और वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव। तो ए और सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का ए और सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा के किस जिला में स्थित है? बताइए भद्रक जिला में स्थित है, कटक जिला में स्थित है, संबलपुर जिला में स्थित है या फिर ओडिशा के मयूरभंज जिला में स्थित है? तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह ओडिशा के मयूरभंज जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2009 में यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है ये आप लोग बताइए। तो ये है ओडिशा में स्थित है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी शामिल किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973 में आया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सबसे अधिक संख्या में है? बताइए कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है या फिर मध्य प्रदेश में है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सबसे अधिक संख्या में है? तो देखिए ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बताइए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके नजदीक है? बताइए जयपुर के नजदीक है,
रणकपुर के नज़दीक है, रायपुर के नज़दीक है या फिर जबलपुर के नज़दीक है। तो देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बताइए किसके नज़दीक है। तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह जयपुर के नज़दीक है। और जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है और राजस्थान के जयपुर में है। और जिला पूछेगा तो मधेपुरा जिला में स्थित है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है तो ये भी राजस्थान में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एम्फीबिया बताता है। बताइए एम्फीबिया जो है ये क्या बताता है? बहुत तेज से चलने वाली नाव को बताता है या फिर केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को या फिर केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एम्फीबिया जो होता है ये जल तथा स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। बताइए सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सी है? बताइए हाथी है, ऊंट है, नीली व्हेल है या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए सबसे विशाल जीवित स्तनपायी जो होता है ये नीली व्हेल होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी लंबाई जो होती है 30 मीटर होता है और इसका वजन जो होता है 200 टन होता है। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।